हीट ट्रांसफर का चैप्टर पढ़ेंगे। फिजिक्स का काफी मजेदार, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो हीट के ट्रांसफर होने के 3 तरीके होते हैं। क्या क्या? कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। कंडक्शन में क्या है? मीडियम ट्रांसफर नहीं करेगा। ठीक है, हीट ट्रांसफर होती है। मतलब जैसे कि एक रॉड है, रॉड को अगर आपने इस तरफ हीट किया तो ये मॉलिक्यूल्स यहाँ पे वाइब्रेट करेंगे। ये वाइब्रेशन ऐसे, ये एनर्जी जो है वाइब्रेशंस के थ्रू ट्रांसफर होगी दूसरी तरफ। तो ये हीट ऐसे ट्रांसफर हो रही है, लेकिन इसमें मीडियम खुद मूव नहीं कर रहा है। तो ये कंडक्शन हो गया हीट का। कन्वेक्शन क्या होता है? कन्वेक्शन में मीडियम खुद मूव करता है। जैसे कि मान लो एक ब्लोअर है, हॉट एयर ब्लोअर होता है, उसमें गर्म हवा खुद आपको हीट लेके जाती है। तो वो हो गया कन्वेक्शन। ठीक है, गर्म हवा आप फूंक रहे हो तो हवा खुद जा रही है हीट लेके। ठीक है, और तीसरा होता है रेडिएशन, जो हीट के फॉर्म में रेडिएट होती है, बॉडीज रेडिएट करती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में, तो वो होता है रेडिएशन। थर्मल कंडक्शन देखते हैं क्या होता है। जैसे ये एक अगर मेरा कंडक्टर है, तो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू के ए T1 माइनस T2 अपॉन एक्स। ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर T1 है, यहाँ पे टेम्परेचर T2 है। तो हमने हीट को मान लिया है कि ये करंट की तरह ही फ्लो कर रही है। डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, डेल्टा क्यू अपना हीट एनर्जी है, पर यूनिट टाइम कितना ट्रांसफर हो रही है, ये है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। के ए क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एक्स क्या है? लेंथ, ठीक है, T1 माइनस T2, इस तरफ का टेम्परेचर T1, इस तरफ का टेम्परेचर T2। ठीक है, तो इस तरफ से अगर यहाँ ये हाई टेम्परेचर पे है, ये लो टेम्परेचर पे, तो हीट इस तरफ फ्लो करेगी। इसको अगर वैसे फॉर्म में लिखोगे, डिफरेंशियल फॉर्म में, तो कैसे लिखोगे? dq बाई dt माइनस के ए dt अपॉन dx। माइनस साइन इसलिए आ जाता है क्योंकि टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है। हीट फ्लो करने की डायरेक्शन में, हीट इधर फ्लो कर रही है हाई से लो की तरफ, और उस तरफ टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, तो इसलिए माइनस साइन आ जाएगा। थर्मल रेजिस्टेंस, तो अभी हमने देखा कि dq बाई dt इक्वल्स टू माइनस के ए dt बाई dx, ऐसे लिखते हैं यहाँ पर हीट करंट को। तो I इज इक्वल्स टू dt अपॉन r। तो इसको r किसके इक्विवेलेंट आ रहा है? यहाँ पे r इज इक्वल्स टू आ रहा है dx बाई के ए के इक्विवेलेंट। तो इसको हम, इस क्वांटिटी को हम एक रेजिस्टेंस की तरह ले सकते हैं।
तो जैसे इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक करंट अगर दो रॉड को सीरीज में कर दिया जाए कनेक्ट, ठीक है, तो इसको कैसे किया जाए? करंट सेम पास करेगा क्योंकि सीरीज में है, तो आई R1 टी माइनस T1 माइनस टी आई R2 टी माइनस T2। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे तो आई R1 प्लस R2 T1 माइनस T2। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि दो रॉड अगर सीरीज में रखी हुई है तो वो कैसे बिहेव करेंगी? एक पर्टिकुलर रॉड के जैसी, जो सिंगल एक रॉड वहां पर रखी रहती T1 और T2, उसके अक्रॉस अगर टेम्परेचर डिफरेंस होता तो नेट रेजिस्टेंस क्या रहता? R1 प्लस R2। तो सीरीज में रेजिस्टेंस क्या आता है? R1 प्लस R2, जैसे कि इलेक्ट्रिक करंट के लिए भी आता है। अगर पैरेलल कनेक्शन है रॉड्स का तो ये है T1, ये है T2। अब इस केस में क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस सेम है दोनों रॉड्स के अक्रॉस, टू T1 माइनस T2 बाई R1 इज इक्वल्स टू I1, I2 कितना हो गया? T1 माइनस T2 अपॉन R2। ठीक है, अगर इसकी जगह एक, इन दोनों की जगह पैरेलल कनेक्शन की जगह एक ही रॉड रखी रहती तो क्या होता? I इज इक्वल्स टू T1 माइनस T2 अपॉन R। ठीक है, तो 1 बाई R इज इक्वल्स टू किसके बराबर हो गया? दोनों को ऐड कर दो, करंट जो है क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है I1 I2 के फॉर्म में, तो 1 बाई R1 1 बाई R2, जो रेजिस्टेंस के लिए भी आता है, इलेक्ट्रिक करंट के लिए भी आता है पैरेलल कनेक्शन में। अब देखो, कन्वेक्शन की बात मैं ऑलरेडी कर चुका हूं। कन्वेक्शन के फॉर्म के केस में क्या होता है? ये तो होगी कंडक्शन की बात। कन्वेक्शन के केस में क्या होता है? एयर या कोई लिक्विड खुद ट्रांसफर करता है और हीट को लेके जाता है। तो गर्म हवा या गर्म पानी खुद चलेगी और हीट को लेके जाएगी। जैसे एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं,
एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो ठंड में कैसे सरवाइव कर जाते हैं? इससे सरवाइव कर जाते हैं क्योंकि जो हीट होती है वो जब ठंडा पानी होता है 0 डिग्री सी, तो नीचे की तरफ जो 4 डिग्री सी का पानी होता है बॉटम लेयर पे, ये ऊपर मूव कर जाता है कन्वेक्शन के थ्रू। तो इस वजह से मोस्ट ऑफ द ऊपर की लेयर को छोड़ के मोस्ट ऑफ द पानी क्या रहता है 4 डिग्री सी पे रहता है। तो एक्वेटिक एनिमल्स ठंडी में सरवाइव कर जाते हैं लेक्स में। रेडिएशन क्या है? रेडिएशन के फॉर्म में रेडिएशन में बता चुका हूं। रेडिएशन में होता क्या है कि हीट रेडिएशन के फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में रेडिएट होती है बॉडीज से। तो जैसे किसी एक रूम के अंदर कोई दो रूम की सराउंडिंग्स भी होगी और कोई ऑब्जेक्ट भी रखा होगा, तो वो दोनों की दोनों रूम भी हीट इमिट कर रही होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में और एब्जॉर्ब भी कर रही होगी। ऐसे ही वो बॉडी जो रखी हुई है वो भी हीट एब्जॉर्ब करेगी और इमिट करेगी। तो ये एक्सचेंज चलता रहता है, इसे बोलते हैं हम प्रेवोस्ट थ्योरी ऑफ एक्सचेंज। इसमें क्या है, जो बॉडी ज्यादा टेम्परेचर पे होगी वो हीट ज्यादा इमिट करेगी और कम एब्जॉर्ब करेगी। जो कम टेम्परेचर पे होगी वो ज्यादा एब्जॉर्ब करेगी और कम हीट इमिट करेगी। ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है? ब्लैक बॉडी रेडिएशन के केस में वही चीज कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन के केस में यही है कि मान लो दो बॉडीज को आपने रूम के अंदर रख दिया, एक को सिंपल बॉडी रखा है, ठीक है, और एक को आपने सिंपल रखा है और एक को आपने ब्लैक कलर से पेंट किया हुआ है, ठीक है। तो अब क्या होगा, जो ब्लैक कलर वाली जो बॉडी होगी वो क्या है, इमिट कम करेगी, एब्जॉर्ब ज्यादा करेगी। अब कुछ समय बाद क्या होगा, टेम्परेचर तो दोनों का सेम ही होना है, तो क्या होगा, ये इमिट ज्यादा करेगी, इमिट कम करेगी और एब्जॉर्ब ज्यादा करेगी। ऐसे ये वाली जो बॉडी होगी नॉर्मल, ये इमिट ज्यादा करेगी, एब्जॉर्ब कम करेगी। तो ये पता पड़ता है कि जो ब्लैक बॉडी होती है वो एब्जॉर्ब करने की रेट उनकी फास्ट होती है और जो नॉर्मल बॉडीज होती है उनके इमिट करने की रेट जो है वो फास्ट होती है। तो नॉर्मल बॉडीज जो होती है वो गुड इमिटर्स होती है और ब्लैक बॉडीज जो होती है वो गुड एब्जॉर्बर्स होती है। ब्लैक बॉडीज जो होती है वो गुड एब्जॉर्बर्स होती है। कोई आइडियल ब्लैक बॉडी होगी वो सारी की सारी रेडिएशन जो उसका फॉल होगी उसको एब्जॉर्ब कर लेगी। लेकिन आइडियल नॉर्मली क्या होता है, रियल लाइफ कंडीशन में क्या होता है, आइडियल ब्लैक बॉडी एग्जिस्ट नहीं करती है। तो क्या होता है, जितनी भी हीट पड़ रही है उसका 99% ही एब्जॉर्ब कर पाती है। अगर ये एक बॉडी है, ठीक है, इसका एरिया डेल्टा ए है,
इमिसिव पावर होती है डेल्टा यू अपॉन डेल्टा ए डेल्टा ओमेगा डेल्टा टी। ठीक है, डेल्टा ओमेगा क्या है अपना सॉलिड एंगल है, डेल्टा ए इसका एरिया है और डेल्टा टी क्या है टाइम, और ये हीट है डेल्टा यू। तो इमिसिव पावर को हम ऐसे डिफाइन करते हैं। तो इमिसिव पावर क्या है, एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम, पर यूनिट सॉलिड एंगल और पर यूनिट एरिया along the normal to the area के परपेंडिकुलर। इमिसिव पावर की बात हो गई। एब्जॉर्प्टिव पावर क्या होता है, एब्जॉर्प्टिव पावर होता है कि जो भी एनर्जी बॉडी के ऊपर पड़ रही है उसका कितना फ्रैक्शन बॉडी एब्जॉर्ब कर पा रही है। ठीक है, तो एब्जॉर्प्टिव पावर को कैसे डिफाइन करते हैं, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड अपॉन एनर्जी इंसिडेंट। तो हम आते हैं मेनली किरचॉफ लॉ कहता क्या है कि एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ अ बॉडी का रेशियो, इमिसिव पावर ऑफ अ बॉडी का रेशियो उसकी एब्जॉर्प्टिव पावर के साथ लिया जाए तो वो एक ब्लैक बॉडी की इमिसिव पावर के बराबर होता है। ये किरचॉफ्स लॉ है एक्चुअल में। इमिसिव पावर ऑफ अ बॉडी, नॉर्मल बॉडी अपॉन एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ अ बॉडी इज इक्वल्स टू इमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी। ये है किरचॉफ्स लॉ। ठीक है, अब ये हो कैसे रहा है आओ अपन समझते हैं। तो एक आर्बिट्रेरी बॉडी है बी, एक ब्लैक बॉडी है जो एक मान लो एक क्लोज्ड सराउंडिंग के अंदर रखी हुई है। थर्मल इक्विलिब्रियम में क्या होगा, दोनों में सेम टेम्परेचर होगा। अब देखो, क्योंकि दोनों की डायमेंशंस सेम है, तो अगर और टेम्परेचर भी सेम है तो डेल्टा यू, ये मान लो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, ये भी डेल्टा यू एब्जॉर्ब कर रहा है, तो इसका डेल्टा यू ई नॉट के प्रोपोर्शनल होगा। अगर मान लो ई नॉट इसकी इमिसिव पावर है तो डेल्टा यू इज इक्वल्स टू मान लो के ई नॉट। ठीक है, लेकिन इसके ऊपर भी डेल्टा यू एनर्जी गिर रही है, लेकिन ये उसमें से सिर्फ ए डेल्टा यू एब्जॉर्ब कर पाएगा। ठीक है, जो कि के
ई के प्रोपोर्शनल होगा, के ई के इक्वल होगा, जो कि ई की इमिसिव पावर है। तो हो जाएगा E बाई ई नॉट इज इक्वल टू ए। तो वही चीज आ गई, E बाई ए इज इक्वल टू ई नॉट। फिर से समझते हैं इसको, अगर समझ में नहीं आया है तो। देखो, थर्मल इक्विलिब्रियम में दोनों का टेम्परेचर सेम होगा, टी टेम्परेचर होगा दोनों का। तो अब क्या होगा, और क्योंकि दोनों की डायमेंशन सेम है तो डेल्टा यू एनर्जी फॉल करेगी दोनों के ऊपर। अब डेल्टा यू एनर्जी फॉल कर रही है तो, क्योंकि ये तो ब्लैक बॉडी है, ये तो सारी की सारी डेल्टा यू की डेल्टा यू एब्सॉर्ब कर लेगा, उतनी ही इमिट भी करेगा। तो ये इसको हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं। लेकिन एक नॉर्मल बॉडी है, वो एब्सॉर्ब कितना कर पाएगा, ए डेल्टा यू, वो पूरा एब्सॉर्ब नहीं कर पाएगा, जो कि के ई के प्रोपोर्शनल होगा, उसकी इमिसिव पावर के प्रोपोर्शनल। तो उसको के ई के बराबर लिख सकते हैं, और दोनों को डिवाइड करेंगे तो इस तरीके से ये रेशियो आ जाएगा। यही किरचॉफ्स लॉ है। ये क्या कहता है कि वेवलेंथ और टेम्परेचर, इनका मल्टीप्लिकेशन जो है ना, वो कांस्टेंट होता है। तो जैसे ठीक है, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे, अगर वेवलेंथ बढ़ाओगे तो कम टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी, और जैसे जैसे वेवलेंथ कम होती जाएगी, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, कम वेवलेंथ की लाइट निकलेगी। ठीक है, तो कम वेवलेंथ की लाइट ज्यादा शाइनी होती है। जैसे मतलब आपने टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो पहले रेड कलर हो जाता है बॉडी का, फिर व्हाइट टाइप का हो जाता है। तो व्हाइट कलर की वेवलेंथ कम होती है, और रेड की उससे थोड़ी सी ज्यादा होती है। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे, किसी को हीट दे रहे हो, तो उससे रेडिएशन कैसी निकलेगी, किस कलर की वेवलेंथ निकलेगी, जो ज्यादा शाइनी होगी, रेड फिर व्हाइट, इस तरीके से। तो वही है ये बीम डिस्प्लेसमेंट लॉ, लैम्डा टी इज इक्वल टू बी। वीन्स कांस्टेंट होता है। ठीक है, एनर्जी ऑफ थर्मल रेडिएशन एमिटेड पर यूनिट टाइम क्या होता है, सिग्मा ए टी टू दी पावर 4। यहाँ पे सिग्मा एक बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है सिग्मा, और ए एरिया है, और टी क्या है, टेम्परेचर।
ठीक है, रेडिएशंस के लिए बात हो रही है, ये एनर्जी ऑफ थर्मल रेडिएशन जो एमिट करेगा। ठीक है, ये ब्लैक बॉडी के लिए बात होगी। अब कोई नॉर्मल बॉडी है, वो कितना इमिट करेगा, कितना इमिट करेगा, किरचॉफ्स लॉ का यूज करो। तो यहां से आ गया E इज इक्वल टू A। इमिसिविटी एब्जॉर्प्टिव पावर के इक्वल हो गई। तो ये एनर्जी हो जाएगी, ये रेट ऑफ लॉस ऑफ थर्मल एनर्जी हो जाएगा इमिशन का बॉडी के लिए, और ये हो जाएगा एब्जॉर्प्शन का। ठीक है, अगर ये टेम्परेचर सराउंडिंग का है तो नेट बॉडी का रेट क्या रहेगा थर्मल एनर्जी इमिट करने का, वो ये रहेगा। अगला आता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ये क्या बोलता है, कि हीट लॉस किसके प्रोपोर्शनल होता है, रेट ऑफ हीट लॉस किसके प्रोपोर्शनल होता है, टेम्परेचर डिफरेंस के। ठीक है, अगर एक बॉडी रखी हुई है सराउंडिंग से, और सराउंडिंग का और बॉडी का टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होगा तो ज्यादा तेजी से हीट लॉस होगा, और जितना टेम्परेचर डिफरेंस कम होता जाएगा रेट ऑफ हीट लॉस कम होता चला जाएगा। चलो इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। ये बोल रहा है कि एक बॉडी है, सराउंडिंग का टेम्परेचर है 30 डिग्री सी पे, बॉडी ने 70 से 60 डिग्री सी जाने में कितना टाइम लिया, 5 मिनट्स। ठीक है, पता लगाना है कि 60 डिग्री सी से 50 डिग्री सी जाने में बॉडी कितना टाइम लेगी। तो यहां पे क्या है, नेट टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर कितना था 65 डिग्री सी माइनस 30 डिग्री सी अपॉन टाइम कितना 5 मिनट। तो 70 से 60 जाने में 5 मिनट लगे, 35 का टेम्परेचर डिफरेंस था, एवरेज 65 हो गया माइनस 30, 35 अपॉन 35 इंटू कांस्टेंट के। ठीक है, तो के की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2/35। अब यहां पे 670 60 माइनस 50 अपॉन टी इज इक्वल्स टू 2/35 इंटू, इस बार डिफरेंस कितना है 55 माइनस 25।
उसके बाद टेम्परेचर टाइम आएगा 7 मिनट।